नमस्कार। मैं शैलेंद्र सिंह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के भास्कर जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग का मैं छात्र हूं। आज के बीयू संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीयू संवाद कार्यक्रम में। सर, आज के अंक में मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही जी मुझे ये लगा कि किसी रमणीय स्थान पर आ गया हूँ। जी एक ऐसा विद्या मंदिर जो विद्या के अलावा पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। और यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं, जी यहाँ का जो रख रखाव है, सफाई है, गेस्ट हाउस है और जो फैकल्टीज़ हैं, जी बहुत अच्छे और बहुत ही, जिसको बोलते हैं हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। जी और यह देख करके मुझे बहुत जिसको बोलते हैं कि बहुत अच्छी फीलिंग मेरे अंदर आई। और मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगा जैसे विद्या मंदिर में मैं आया ही हूँ, मैं एक प्रकार से अपने घर आ गया हूँ। जी सर, इसी कड़ी में मेरा अगला प्रश्न है कि राज्य सूचना आयुक्त की क्या भूमिका होती है? ये स्पष्ट कर दूं कि राज्य सूचना आयोग सूचना विभाग नहीं है। पत्रकारिता के विद्यार्थी यहाँ हैं, मैं दोनों का डिफरेंस जो है मैं आप लोगों को बता दूं। एक होता है सूचना विभाग, राज्य सूचना विभाग, एक है राज्य सूचना आयोग। राज्य का जो सूचना विभाग होता है, ये एक प्रकार से सरकार का प्रचार विभाग है। सरकार जो कुछ कहती है, जो कुछ करती है, उसका प्रचार प्रसार करना ये सूचना विभाग का काम है। और राज्य सूचना आयोग ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है जो आरटीआई को डील करती है। आरटीआई माने राज्य सूचना जो आयोग है वह सूचना अधिकार कानून के तहत सुनवाई करती है उनकी जो आरटीआई के तहत आवेदन आते हैं। तो एक डिफरेंस आप लोग समझ लो सूचना विभाग और सूचना आयोग का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सूचना विभाग सरकार का प्रचार विभाग है और सूचना आयोग ये आरटीआई को देखता है। यहाँ बहुत लोगों को मालूम होगा सूचना अधिकार कानून के बारे में, उसको संक्षेप में आरटीआई कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब प्रसंगवश मैं ये बता दूं कि जो सूचना अधिकार कानून है वह 2005 में बना था और शासन प्रशासन में सरकारी प्राधिकार में, यानी जो टैक्स पेयर के पैसे से जो संस्थान चलते हैं उनमें अधिकतम पारदर्शिता हो और न्यूनतम भ्रष्टाचार, माने अधिकतम पारदर्शिता को सुनिश्चित करे और भ्रष्टाचार कम से कम हो या खत्म हो जाए। आरटीआई के ये दो मूल उद्देश्य हैं। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये सूचना अधिकार कानून के तहत बनी हुई स्वायत्त संस्था है। राज्य सरकार का इसमें किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्धन्यायिक है। हम लोग मुकदमों की सुनवाई करते हैं। अब मैं थोड़ा इसको विस्तार में जाऊंगा, क्योंकि प्रश्न भले छोटा है लेकिन उसका उत्तर जो है बहुत व्यापक है और व्यवहारिक रूप से बताना सही होगा। आरटीआई एक्ट जब 2005 बना था तो 2006 में पहली नियुक्ति हुई थी यहाँ पर 2-3 सूचना आयुक्तों की। उस समय बहुत जागरूकता नहीं था आरटीआई को लेकर के, तो 3 सूचना आयुक्त नियुक्त हुए थे। 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। सूचना अधिकार कानून में ये कहा गया है कि किसी भी आयोग में, चाहे केंद्रीय सूचना आयोग हो चाहे राज्य सूचना आयोग है, 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होंगे, एक मुख्य सूचना आयुक्त।
तो जैसी जहाँ की आबादी उस हिसाब से सूचना आयुक्त नियुक्त होते हैं। हमारे यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है 24 करोड़, तो यहाँ 10 सूचना आयुक्त और 1 मुख्य सूचना आयुक्त होता है। और छात्रों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 3 लेयर में जो है आरटीआई की प्रक्रिया चलती है। एक धारा 6, धारा 6 का मतलब आवेदन, सिंपल आवेदन जिसमें आप कुछ सवाल पूछते हैं सिस्टम से संबंधित और उसका आपको जवाब चाहिए होता है। ये पहली प्रक्रिया है जो निचले लेवल चलती है, यानी जहाँ पर सरकारी प्राधिकार का जो निचला लेवल होता है, जहाँ जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति होती है और मुख्य रूप से जहाँ सूचनाएं धारित होती हैं, आप वहाँ लगाते हैं एक आवेदन जन सूचना अधिकारी के पास। ये फर्स्ट हो गया। 30 दिन में उसको जवाब देना है। अगर उसके पास सूचना नहीं है तो 5 दिन के भीतर वह उस आवेदन को वहाँ ट्रांसफ़र कर दे जहाँ सूचना है। अगर उसके पास सूचना नहीं है तो एक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? सूचना है तो 30 दिन के भीतर दीजिए, न हो तो जहाँ सूचना हो वहाँ 5 दिन में ट्रांसफ़र करिए। अंतरण कहते हैं उसको। इतनी बात स्पष्ट हो गई। और 30 दिन का मतलब बिल्कुल नहीं होता, ये सरकारी प्राधिकार के लिए है और ये वादी, जिस सरकारी प्राधिकार को हम प्रतिवादी कहते हैं और जो आवेदन करता हो उसको वादी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये दोनों के लिए है। दोनों इस बात का ध्यान रखें कि सूचना हर हाल में 30 दिन में देना बाध्यकारी है। और 30 दिन का मतलब 29वां दिन नहीं होता है। 30 दिन का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? अगर 30 दिन में सूचना नहीं मिलती है या 5 दिन में अंतरण नहीं होता है, कुल मिलाकर 30 दिन, तो दूसरी प्रक्रिया होती है प्रथम अपीली अधिकारी। यानी अगर सूचना इससे जो है पीआईओ से अगर हम असंतुष्ट हुए तो हम जाते हैं प्रथम अपीली के अधिकारी के पास। प्रथम अपीली अधिकारी का मतलब विभाग का वह अधिकारी जो जन सूचना अधिकारी से बड़ा होता है और उसको निर्देश देने की शक्ति उसके पास होती है। जैसे अगर व्यवहार के स्तर पर कहें, अगर एडीएम एफआर जो जन सूचना अधिकारी होते हैं, जिले के नोडल अधिकारी होते हैं, अगर उनके यहाँ से सूचना नहीं मिली तो प्रथम अपील जिलाधिकारी के यहाँ होती है। इसको व्यवहारता इस तरह से समझिए तो समझ में आएगा। ये समझ आएगा? प्रथम अपीली अधिकारी के पास 45 दिन का समय होता है और उस सूचना को अंतरण न करे तो बेहतर, वो निर्देश दे उसको जिसके पास सूचना हो, यानी वहाँ उसको निर्णय करना होता है। जुडिशियल पावर है ना, उसको निर्णय करना होता है कि आप सूचना दीजिए। अगर यह कहने में वो विफल हो जाता है तो फिर 45 दिन और प्लस 30 दिन 75 दिन, यानी 90 दिन के भीतर आपको सूचना आयोग के पास आने का आपके पास अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्य सूचना आयोग, जहां हम पीठासीन अधिकारी के रूप में हैं, राज्य सूचना आयुक्त, वहां से डायरेक्ट सूचना कोई नहीं मांगता अगर वह सूचना आयोग से संबंधित नहीं है तो। जैसे हमारे बारे में कोई सूचना मांगे तो वो सूचना आयोग से मांगेगा, यानी सूचना आयोग की सूचना आप डायरेक्ट सूचना आयोग से मांगेंगे। वहाँ भी प्रथम अपीलीय अधिकारी, वहाँ भी पीआईओ हैं, यानी जन सूचना अधिकारी है। अन्यथा संपूर्ण सूचनाएं सरकारी वहाँ से मांगी जाती हैं जहाँ सूचना है, और अगर वहाँ से नहीं मिलती तो आप प्रथम अपील में जाएं, उसको धारा 19 कहते हैं। इतना चीज़ स्पष्ट हो गई होगी। अब 19(3) आती है, ये भी अपील की धारा है। 19(3) में हमारी भूमिका शुरू होती है सूचना आयोग की। तब हम ये परखते हैं, जांचते हैं कि सूचना क्यों नहीं दी गई, सूचना में विलंब हुआ क्या, अधूरी सूचना दी गई क्या, सूचना भ्रमित करने वाली दी गई क्या, सूचना से वादी संतुष्ट है क्या। तब हम उसकी सुनवाई करते हैं। इसीलिए मैंने कहा हम क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं, यानी हम जो निर्णय देते हैं वो करीब करीब अंतिम निर्णय होता है। उसके ऊपर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो हमारे बाद सूचना दे।
आप असंतुष्ट हैं तो हमारे बाद आप हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट या तो सूचना देने के लिए हमको, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि सूचना नहीं दी गई तो हमको भी कह सकता है कि आप पुनः सुनिए, सूचना दिलवाइए, या सीधे प्रतिवादी को कह सकता है कि आप सूचना दीजिए। और सामान्य रूप से हमारे निर्णय से जो असंतुष्ट होते हैं उसमें सामान्य रूप से प्रतिवादी होते हैं। सूचना देने में लापरवाही पर, विलंब पर जब उनके ऊपर हम दंड लगाते हैं या उनको प्रतिकूल प्रविष्टि देते हैं, हम धाराओं की चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि वो फिर जटिल हो जाएगा। तो अब वह जन सूचना अधिकारी जिस पर दंड लग रहता है या 20(2) के तहत उसको प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है, वह दोनों सामान्य रूप से हाईकोर्ट जाते हैं कि साहब हमारे ऊपर गलत दंड लगा है या हमारे को प्रतिकूल प्रविष्टि गलत दी गई है, आप इस दंड को स्टे करिए, माफ न करिए, स्टे करिए, क्योंकि माफी के लिए लंबी प्रक्रिया चलती है। और कई एक उदाहरण है जिसमें हाई कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी क्योंकि हाई कोर्ट लगा जो हमने निर्णय दिया है वो निर्णय सही है। जैसे एक मामले में कोई गया था जिस पर दंड लगाया गया था सूचना आयोग में। उसमें सूचना आयोग में मैं प्रसंगवश बता दूं कि रिकॉल का भी सिस्टम है। अगर हमारे ऊपर प्रतिवादी के ऊपर दंड लगा तो वो हमारे पास रिकॉल के लिए आ सकता है कि हमको एक बार पुनः सुनिए, ठीक से सुना नहीं गया, गलत दंड लगाया गया, हमारी गलती नहीं थी, हम एक बार फिर सुन सकते हैं। या तो दंड माफ करेंगे या दंड को यथावत रखते हुए फाइल निस्तारित कर देंगे। जिस भी स्थिति में हाई कोर्ट जाता है तो पहले तो वो राहत मांगता है कि साहब हमको राहत दीजिए क्योंकि हमारे वेतन से कटने वाला है। 25,000 का जुर्माना लगता है, 3 समान किस्तों में कटता है। तो हाई कोर्ट सामान्य रूप से जब देखता है तो कोशिश मतलब सामान्य रूप से या तो दंड स्टे करेगा और कहेगा कि रिजॉइंडर दे सूचना आयोग की ओर से जो भी वकील हो, या पर यह कहता है कि आप इनको एक बार फिर सुन लीजिए। कई बार जन सूचना अधिकारी जिन पर दंड लगता है जानकारी के अभाव में या जल्दबाजी में या आक्रोश में सीधे हाईकोर्ट चले जाते हैं। एक मामले में ऐसे कोई गया था जन सूचना अधिकारी जिस पर दंड लगा था, तो हाईकोर्ट ने पूरी पत्रावली पढ़ी और उसको लगा कि ये दंड ठीक लगाया गया है और ये इसने अपने एक अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जो रिकॉल का अधिकार है। तो उसने कहा कि आप वहां क्यों नहीं गए पहले ये बताइए। फिर हाईकोर्ट ने उस पर 10,000 का हर्जाना लगाया। इस पर सूचना की दुनिया में हमने एक एपिसोड बनाया, 25,000 का जुर्माना, 10,000 का हर्जाना। हाईकोर्ट ने कहा, मतलब उसका मंतव्य था कि आप अपने रिकॉल के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया और हाई कोर्ट में चले आए। पहले आपको उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले जाइए सूचना आयोग में 10,000 रुपये हर्जाना जमा करिए, उसके बाद तब सूचना आयुक्त को कहा, निर्देश दिया कि जब 10,000 इनका जमा हो जाए तब आप रिकॉल सुनिए। 10,000 जमा हुआ, रिकॉल में आए और रिकॉल में जो है उनका दंड यथावत रखा गया। अब हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सूचना आयोग या आरटीआई की इतनी महत्ता है कि आप घर बैठे 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके सरकारी सिस्टम से जो सूचना चाहें वो प्राप्त करें। इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ देश की सीमाओं के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में, गृह मंत्रालय के संवेदनशील दस्तावेजों के बारे में, सतर्कता विभाग के बारे में, सीमा सुरक्षा के बारे में आप नहीं पूछ सकते क्योंकि कुछ सूचनाओं की मनाही है। उत्तर प्रदेश की नियमावली बनी हुई है 2015 में, उत्तर प्रदेश सूचना नियमावली, उसमें बहुत सारा चीज़ आरटीआई एक्ट में भी है 2005 में, उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली में है कि कुछ सूचनाएं आपको नहीं दी जाएंगी। जैसे मैंने बताया धारा 8 है, 8 है, 9 है, 11 है, जिसमें कुछ सूचनाएं न दिए जाने के बारे में बताया गया है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है उनका वो ले करके
उनकी आड़ लेकर के बहुत सारी सूचनाएं छिपा दी जाती हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो जन सूचना अधिकारी है यानी लोक प्राधिकार, पब्लिक अथॉरिटी, उसका सूचना देने का मानस अभी तक नहीं बना है। ये आरोप भी कर सकते हैं या हमारा अनुभव कह सकते हैं। अनुभव यह है कि सूचना देने के बारे में अभी कोई सोचता नहीं है। हमने एक एपिसोड सूचना की दुनिया पर बनाया जो अपना लोक हित में मैंने बनाया है, सूचना की दुनिया, उस पर एक हमने एपिसोड इस पर भी बनाया है कि सूचना देने के बारे में सरकारी प्राधिकार ने अभी पवित्र मन से अपना मन नहीं बनाया। इसलिए जो बैठकें हम जिलों में करते हैं उसका अनुभव आया है कि जब मैं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरू करता हूं जिज्ञासा समाधान का, तो प्रायः अफसरों के पास की ओर से ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आप ये बताइए कि सूचना कैसे न दी जाए, जबकि मैं कहता हूं कि सूचना कैसे दी जाए ये आप सोचिए। वैसे ही जैसे प्रायः नौकरशाही के बारे में ये कहा जाता है कि काम कैसे न करें ये तरकीब सोचते हैं, काम कैसे करें, समाधान कैसे करें, जनता का लोक कल्याण कैसे करें, इसके बारे में सोचने के बजाय वो ये सोचते हैं कि कैसे काम रुके। मेरा प्रत्यक्ष परोक्ष ये अनुभव है कि जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचना कैसे न दी जाए ये तरकीब खोजते रहते हैं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ साफ गोई के साथ, क्योंकि जब जिलों में बैठक करता हूँ जिसमें डीएम, जन सूचना अधिकारी या डीएम, तहसीलदार वगैरह रहते हैं, तो जो प्रश्नोत्तर प्रश्न आते हैं तो यही आते हैं कि सूचना कैसे न दी जाए, कुल अर्थ उसका इतना ही होता है। जैसे ये कभी कभी ये पूछा जाता है कि पत्नी ने पति की पे स्लिप के बारे में मांगा, क्या हमको देना चाहिए? ये तो स्वाभाविक रूप से समझना चाहिए कि पत्नी ने पे स्लिप क्यों मांगी है। हो सकता है कोई विवाद हो सकता है तलाक का मामला चल रहा हो सकता है परिवार अदालत में कोई मामला हो, तो क्यों नहीं देंगे आप? ये तो लोकहित में है ना, क्यों नहीं देंगे? पत्नी पति की संपत्ति के बारे में जानना चाहती है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पति पत्नी है। बेटा बाप की संपत्ति के बारे में क्यों नहीं पूछ सकता है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे ये सब बहुत साधारण चीजें हैं, ये तो देना चाहिए भाई। हाँ, किसी दूसरे की संपत्ति के बारे में कोई पूछता है तो आप नहीं देंगे स्वाभाविक रूप से, क्योंकि दूसरे की संपत्ति से आपको क्या लेना देना भाई, दूसरे की पे स्लिप से आपको क्या लेना देना भाई? इसका मतलब आप शरारत कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। और एक चीज और स्पष्ट करें, जब मैं वादी कहता हूं, वादी का मतलब केवल जनता नहीं होता है। वादी का मतलब वह व्यक्ति जिसने आरटीआई लगाई। जैसे सामान्य रूप से यह धारणा है कि वादी का मतलब आम जनता के बीच से वह परेशान व्यक्ति जिसको सूचना चाहिए। वह व्यक्ति भी है जिसे सूचना चाहिए जो सरकार में काम करता है। जैसे किसी सब इंस्पेक्टर के साथ अगर एसपी ने अन्याय किया तो सूचना अधिकार कानून में वह भी एप्लीकेशन लगा सकता है, उस समय वह वादी है। ये समझ लीजिए बहुत स्पष्ट रूप से, विद्यार्थी मीडिया के विद्यार्थी तो ये समझना चाहिए। वादी माने वो सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं, सब जो आरटीआई में आवेदन लगाते हैं सब वादी हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। एक डीएम है बहराइच की, जब आईएएस में उनका सिलेक्शन हुआ तो पहले वो कहीं दिल्ली में टीचर थी, नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने उनका अनुभव मैं कभी उस पर बनाऊंगा एक एपिसोड अलग से। उन्होंने एक जन सूचना मतलब एक आरटीआई लगा करके सूचनाएं कुछ मांगी और आपको आश्चर्य होगा कि वह सूचना भी उनको नहीं मिली जबकि उनका आईएएस में सिलेक्शन हो चुका था। सूचना देने का इस तरह का गड़बड़ मानस है। सूचना कोई नहीं देना चाहता है, इसलिए दंड का भय है, इसलिए 25,000 जुर्माने का है कि
25,000 का जुर्माना और प्रतिकूल प्रविष्टि यानी 20(1) के तहत जुर्माना, 20(2) के तहत प्रतिकूल प्रविष्टि। इसीलिए ये दंड का भय है। चाणक्य ने भी कहा था कि राजा या मंत्री शासन नहीं करता है, दंड का भय शासन करता है। इस पर भी सूचना की दुनिया में मैंने एक एपिसोड बनाया है। तो ये जो दंड का भय है यह सूचना दिलाता है, अन्यथा इसके पहले तो एड़ियां घिस जाती थी, चप्पल घिस जाते थे, कोई सूचना सरकारी प्राधिकार से नहीं मिलती थी। हम लोग पत्रकारिता में रहे हैं, हम जानते हैं, हमने जो है बहुत, जिसको हम कहते हैं रिलायबल सोर्स, विश्वस्त सूत्रों ने बताया, तो विश्वस्त सूत्र वही होते थे डिपार्टमेंट के वो लोग जिनके पास सूचनाएं होती थी, जो कहीं से असंतुष्ट होते थे, वो सूचनाएं देते थे, उसको हम छापते थे आरटीआई के माध्यम से। अब ये सरल हो गया, आपको कहीं से कोई सूचना चाहिए तो आप आरटीआई लगाइए, 10 रुपए एक पोस्टल ऑर्डर के साथ आप 30 दिन में सूचना प्राप्त करिए। पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 30 दिन में सूचना मिले तो खबर, और ना मिले तो खबर, तो आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। आरटीआई लगाने के बाद सूचना मिले तो खबर और ना मिले तो खबर। मुझे लगता है कि इतनी देर मैंने आरटीआई को स्पष्ट कर दिया है। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो वो हमको पूछ सकता है। सर, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है कि आप जनमानस को हित को देखते हुए कि आप राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्य करते हुए क्या आप सही कार्य कर पा रहे हैं, और कौन कौन सी चुनौतियों आपको सामना करना पड़ रहा है? सूचना के अधिकार कानून के तहत हमारी नियुक्ति हुई 5 साल के लिए। मैंने कहा क्वासी जुडिशियल पोस्ट है, पहली प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया, माने जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीली अधिकारी के बाद जब हम सुनते हैं तो हम उसमें निर्णय पास करते हैं। हमारी चुनौती जो है वो दूसरी तरह की है, जो हमने बताया कि सूचना देने का मानस नहीं है। एक चुनौती ये है, उसके लिए तो हमारे पास दंड देने का अधिकार है। वो 25,000 जुर्माना हो सकता है, वो 20(2) के तहत प्रतिकूल प्रविष्टि का दंड हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसके पास ये तो दंड का अधिकार मेरे पास है, इसलिए हम किसी अधिकारी को अधिकतम सूचना देने के लिए बाध्य कर सकते हैं, और दंड का भय है इसलिए सूचना देता भी है। जो दूसरी चुनौती हमारे सामने, वो बड़ी चुनौती है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो बड़ी चुनौती ये है, शौकिया आरटीआई मांगने वालों की अधिकता, आरटीआई का दुरुपयोग करने वालों की अधिकता, आरटीआई के माध्यम से कमाई का साधन क्रिएट करने वालों की अधिकता। ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है, और ये हमारी चुनौती नहीं है, ये पूरे समाज और पूरे सिस्टम की चुनौती है। असल चुनौती ये है, क्योंकि जन सूचना अधिकारी तो हमारे दंड के अधिकार के कारण सूचना दे सकता है, वो नहीं देगा तो हम दंड लगा सकते हैं, प्रतिकूल प्रविष्टि दे सकते हैं, लेकिन आरटीआई, सो कॉल्ड आरटीआई एक्टिविस्ट का हम कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके उसके केस को हम सुने और गुण दोष के आधार पर निस्तारित करें, खारिज करें, दाखिल दफ्तर करें। यहाँ हमारा ये मानना है कि आरटीआई एक्ट में संशोधन की जरूरत है। अगर सूचना न देने के कारण, लापरवाही के कारण, अधूरी सूचना देने के कारण, भ्रमित करने वाली सूचना देने के कारण जन सूचना अधिकारी को अगर हम दंडित कर सकते हैं, तो लोकहित के विरुद्ध अनुत्पादक सूचनाएं मांगने वाले, नॉन प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐसे लोगों पर भी अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। और वह अंकुश केवल आरटीआई कानून में संशोधन से हो सकता है कि एक व्यक्ति आखिर कितनी आरटीआई लगा सकता है, 10, 20, 100, 50, 500, 8,000, कितनी? अगर मैं ये मानता हूं कि 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 इससे ज्यादा कोई आरटीआई मांगता है, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि उसका उद्देश्य लोकहित नहीं है, उसका उद्देश्य अपना पर्सनल हित साधना होता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था
आदित्य बंदोपाध्याय बनाम CBSE, वो केस का नाम है। उसमें CBSE ने पूरे देश में जो एग्जाम्स कराए थे सबका ब्यौरा एक साथ, और भाई कई बिंदु थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई और इसमें उसने अपनी रूलिंग दी कि ऐसी सूचनाएं जो विस्तारित किस्म की हैं और जिनको विभिन्न फोरम से प्राप्त करके कलेक्ट करके दिया जाना है, उनका व्यापक लोकहित नहीं है, उनको हम नॉन प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन कहते हैं, अनुत्पादक सूचनाएं। ऐसी सूचनाओं के मांगने पर जन सूचना अधिकारी का मूल कार्य प्रभावित होता है, उसका श्रम जाता है, उसके कर्मचारियों का श्रम जाता है, समय जाता है, जिससे उनका मूल कार्य प्रभावित होता है। इसलिए ये सूचना नहीं दी जाएगी। सूचना आयुक्त के रूप में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है ऐसे लोगों द्वारा सूचना मांगा जाना जिनका लोकहित से कोई संबंध नहीं होता, यानी उनको हम कह सकते हैं प्रोफेशनल RTI एक्टिविस्ट, कह सकते हैं कि शासन प्रशासन में अपनी धाक जमाने के लिए RTI लगाना, कह सकते हैं कि अपने अफसरों को परेशान करने के लिए RTI लगाना, कह सकते हैं कि ऐसे लोग RTI लगाते हैं जिनका शासन प्रशासन द्वारा सरलता से अपना काम करवाने की मंशा रखना। हम जन सूचना अधिकारी से निपटने का हमारे पास प्रावधान है। सूचना आयोग को RTI कानून में ये अधिकार प्राप्त है सूचना आयुक्त को कि वह अगर कोई जन सूचना अधिकारी सूचना न दे तो उसको दंड दे सकता है, प्रतिकूल प्रविष्टि दे सकता है, दोनों कर सकता है। लेकिन सो कॉल्ड RTI एक्ट को प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान RTI कानून में नहीं है। मेरे लिए चिंता की बात यही है कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए जो कानून लाया गया वह RTI एक्टिविस्टों के कारण एक प्रकार से कहिए उसका महत्व कम हो गया है। चिंता की बात यह है कि उनको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। मुझसे अगर कोई पूछे, सलाह ले कि इसमें क्या करना चाहिए, तो मैं तो यह कहूँगा कि इस कानून में संशोधन करना चाहिए और संशोधन ये करना चाहिए, कम से कम ये कानून में प्रावधान किया जाना चाहिए आखिर कितनी RTI आप लगाएंगे, ऐसी RTI पर क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए जिनका लोकहित से संबंध नहीं है। जैसा मैंने चर्चा की आदित्य बंदोपाध्याय बनाम CBSE का, उसमें कहा गया है कि ऐसी सूचना जो गैर उत्पादक अनुत्पादक हो, नॉन प्रोडक्टिव हो, जिसको कई जगह से कलेक्ट करके आपको देना हो, जिसमें आपका मूल कार्य प्रभावित हो, ऐसी सूचना आप नहीं देंगे। लेकिन दुख यह है कि जिन लोगों के कंधे पर सूचना देने का भार है उनका पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। यह हमारा अनुभव है। जिलों में जाता हूं तब भी, और यहाँ अभी 3-4 अधिकारियों से बात की, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो उनको प्रशिक्षण की जरूरत है, उनको पढ़े जाने की जरूरत है। जब कानून में चेंज होगा तब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रश्न के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और सर से मैं आज्ञा चाहूँगा कि जो आपने कीमती समय हम सभी छात्रों को यहाँ पर दिया है उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसी BU संवाद कार्यक्रम के साथ हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।